2020 बंगाल इलेक्शन से पहले बंगाल सरकार एक योजना लाती है। इस योजना के तहत महिलाओं को हर महीने 1000 रुपए उनके बैंक खाते में दिए जाते हैं। इसका परिणाम ये होता है कि टीएमसी वहां पे 213 सीट के साथ मैसिव तरीके से बंगाल इलेक्शन जीतती है। फिर 2024 मध्य प्रदेश, वहां पे सरकार लाडली लक्ष्मी योजना शुरुआत करता है और हर महीने महिलाओं को 1000 रुपए देने की घोषणा करता है। उसका परिणाम ये होता है कि एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद भी वहां पे एनडीए का मैसिव विक्ट्री होता है। फिर महाराष्ट्र इलेक्शन से पहले वहां भी सरकार महिलाओं को 1500 रुपए हर महीने देने का स्कीम चालू करते हैं। उसका रिजल्ट ये होता है, एनडीए विपक्ष का पूरी तरीका से सुपड़ा साफ कर देता है और भारी मतों से विजयी होता है। फिर 2024 झारखंड इलेक्शन, वहां भी सरकार चुनाव से पहले मैया सम्मान योजना का एक स्कीम लाता है और वहां पे 1000 रुपए हर महीने महिलाओं को देना शुरू करते हैं। उसका परिणाम ये होता है कि वहां की जेएमएम सरकार पूर्ण बहुमत प्राप्त करती है और एनडीए का वहां पे सुपड़ा पूरी तरीका से साफ कर देती है। क्या पॉलिटिकल पार्टी ने चुनाव जीतने के लिए एक फॉर्मूला क्रैक कर लिया है कि महिलाओं को हर महीने पैसा दो और चुनाव जीतो? इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ये फॉर्मूला किस किस राज्यों ने अप्लाई किया, किस किस राज्य में सफलता मिला, किस राज्य को यह दाव उल्टा पड़ गया और इस तरह का योजना को आरबीआई क्या कहती है और इसमें क्या साइकोलॉजी छुपा हुआ है जो हर राज्य में पार्टियां चुनाव से पहले इस तरह की घोषणा करने पे मजबूर है। वीडियो को पूरा देखें दोस्तों, वीडियो पूरा इंटरेस्टिंग होने वाला है। देश में पहले से विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन जैसे स्कीम के तहत हर माह पैसे देने की प्रथा चलती आ रही थी। शुरुआत में कुछ राज्यों ने राज्य के सभी महिलाओं को इस तरह के स्कीम देने की वादा किया, जैसे 18 साल से लेकर 59 साल तक के महिलाओं, और वो भी मास लेवल पे। एक रिपोर्ट में कहा जाता है कि इसका सबसे पहला शुरुआत गोवा ने किया था 2013 में, लेकिन वो बहुत बड़ा स्तर पे नहीं था। वहां पे सिर्फ बहुत ही निम्न और गरीब क्लास के महिला लोगों को 1000 रुपए हर महीने पेंशन दिया जाता था। लेकिन 2019 में असम गवर्नमेंट ने मास लेवल ये योजना शुरू किया। अरुणोदय स्कीम के तहत राज्य के 38 लाख महिलाओं को 1250 रुपए हर महीने देने की घोषणा किया, जिसमें असम सरकार के बजट में 5700 करोड़ वार्षिक खर्च हुआ। उसके बाद बंगाल ने जो लक्ष्मी भंडार योजना शुरू किया था, इसके तहत उन्होंने 2 करोड़ महिलाओं को इस योजना का लाभ पहुंचाया, जिसमें से राज्य सरकार पे 25,000 करोड़ से ज्यादा का बजट बना। झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में भी इस तरह का योजना का ऐलान हुआ और वहां पे सरकार पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आई। कर्नाटका के कांग्रेस सरकार ने भी गृह लक्ष्मी जैसे योजना का चुनाव से पहले वादा किया और 2000 रुपए हर महीने देने का ऐलान किया। इसके बाद कर्नाटका में भी कांग्रेस ने बड़े मार्जिन से जीत दर्ज किया। इस तरह का जो योजनाएं हैं ये अभी भारत के कुल 12 राज्यों में चल रहा है, जिसके लिए सभी राज्यों को मिलाकर एक रिपोर्ट के अनुसार 2024-25 में 1,68,000 करोड़ रुपए इस तरह के योजना के तहत बांटा गया। इसे यूसीटी योजना भी कहा जाता है, अनकंडीशनली कैश ट्रांसफर। इस तरह की योजना को चलाकर पार्टियां तो चुनाव जीत के सरकार बना लेती है, लेकिन उस राज्य के बजट पे और डेवलपमेंट पे इसका बुरा असर पड़ता है, क्योंकि ये योजना डायरेक्ट बैंक खाते में लाभार्थी को लाभ पहुंचाया जाता है, जिसके कारण सरकार को इसमें से कोई भी रेवेन्यू प्राप्त नहीं होता है। ये योजना बहुत बड़े लेवल की योजना होती है, जिससे राज्य सरकार के बजट पूरी तरीका से हिल जाता है और जो राज्य के अन्य विकास कार्य होते हैं वो रुक जाते हैं और उनमें बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है। रोड, रेल, ब्रिजेस, इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉ एंड ऑर्डर जैसी काम में ग्रोथ रुक जाती है और वहां पे बुरा असर पड़ता है। हाल ही के रिपोर्ट के अनुसार झारखंड, मध्य प्रदेश, बंगाल जैसे राज्यों में पेयजल, रोड, ग्रामीण विकास जैसे योजना फंड नहीं होने के कारण रुक गई और ये योजना पे जो कॉन्ट्रैक्टर काम कर रहे थे, पेमेंट भी बहुत दिनों से पेंडिंग पड़ा हुआ है। कर्नाटका, महाराष्ट्र जैसे रिच स्टेट ये योजना को कुछ हद तक तो कवर कर सकते हैं, लेकिन झारखंड, बंगाल जैसे अंडर डेवलप राज्य इस तरह की योजना चलाने पे यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट पे बहुत ही ज्यादा असर पड़ता है। बंगाल, झारखंड, असम जैसे राज्य इस तरह की योजना से रेवेन्यू डेफिसिट में चले गए। रेवेन्यू डेफिसिट मतलब होता है, मान के चलिए दोस्तों, किसी व्यक्ति का मंथली इनकम है 50,000 और उनके खर्च है 60,000 रुपए, तो 10,000 रुपए वो कहां से मैनेज करेंगे? या तो वो कर्ज लेंगे या तो वो कोई भी कार्य में कटौती करेंगे। अगर वो कर लेते हैं तो उनपे उनको ब्याज देना पड़ेगा, जो राज्य सरकार के बजट पे अतिरिक्त बोझ पड़ता है। देश में सबसे ज्यादा डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट कैश स्कीम देने में से एक बंगाल बहुत ज्यादा खर्च करती है, जिसके कारण बंगाल लंबे समय से डेप्थ स्ट्रेस में है। कर्नाटका देश के रेवेन्यू सरप्लस स्टेट था। जब से वहां गृह लक्ष्मी योजना का शुरुआत हुआ, कर्नाटका गवर्नमेंट के बजट पे 26,400 करोड़ का अतिरिक्त भार पड़ा,
जिसके कारण कर्नाटका को भी अब डेब्ट का सहारा लेना पड़ रहा है। इस तरह के स्कीम के आने से राज्य के इकोनॉमी को शॉर्ट टर्म बूस्ट तो मिलता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में इसका असर पड़ता है। जैसे सरकार ने महिलाओं को जो खाते में 1500-2000 के राशि दिए जाते हैं, उसमें लोकल मार्केट में तो बूस्ट आती है, इकोनॉमी को तो बल मिलता है, लेकिन अगर राज्य सरकार को कहीं अतिरिक्त पुल बनाना हो, डॉक्टर टीचर को रिक्रूट करना हो या फिर लॉ एंड ऑर्डर के लिए अतिरिक्त पुलिस फोर्स की जरूरत पड़े तो वहां के वैकेंसी में इसका बहुत ही गहरा असर पड़ता है। झारखंड में मैया सम्मान योजना के तहत 2500 रुपए हर महीना दिया जा रहा है, जहां पे अप्रोक्स 60 से 65 लाख लाभार्थी को दिया जा रहा है, जिसमें झारखंड सरकार को लगभग 19,000 करोड़ रुपए की सालाना खर्च आ रही है। झारखंड एक गरीब राज्य है, उसका रेवेन्यू बेस छोटा है। ऐसी रिकरिंग डीबीटी से राज्य का फिस्कल डिफिसिट हाई रिस्क जोन में जाने का खतरा हो सकता है। झारखंड में और भी अन्य योजना चल रही है, जैसे वहां पे 200 यूनिट बिजली फ्री दिए जा रहे हैं और स्टूडेंट को स्कॉलरशिप दिए जा रहे हैं, जिसके कारण राज्य के बजट का एक बड़ा सा हिस्सा वेलफेयर स्कीम में ही खर्च हो रहा है, जिसके कारण वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ, सिक्योरिटी, लॉ एंड ऑर्डर जैसे डेवलपमेंट काफी स्लो हो गए हैं। इस योजना के तहत जो राज्य सबसे ज्यादा खर्च कर रही है वो है महाराष्ट्र, जो लाडली बहना योजना के तहत 27,000 करोड़ रुपए खर्च कर रहा है। 1.5 करोड़ महिलाओं को 1500 रुपए हर महीने दिए जा रहे हैं। उसके बाद आता है कर्नाटका, जहां पे 2,000 रुपए हर महीने 1 करोड़ से ज्यादा लाभार्थी को दिए जा रहे हैं और उनको 26,400 करोड़ रुपए के खर्च सालाना आ रहा है। तीसरे नंबर पे आता है दोस्तों वेस्ट बंगाल, जहां पे लगभग 1 करोड़ 15 लाख महिलाओं को जो सामान्य जाति से हैं उन्हें 1,000 रुपए हर महीने दिए जा रहे हैं और जो SC ST से बिलोंग करते हैं उन्हें 1250 रुपए हर महीने दिए जा रहे हैं, जिसके कारण बंगाल सरकार सालाना 25,700 करोड़ रुपए के लगभग खर्च आ रही है। पॉलिटिकल साइंस में दोस्तों इसे टारगेटेड बेनिफिशियरी पॉलिटिक्स कहते हैं। सरकार एक खास वर्ग को टारगेट करती है और उन्हें लाभ पहुंचाती है। जैसे इस केस में टारगेट सरकार महिलाओं को करती है और उनको लाभ पहुंचाती है। अब RBI इस तरह के स्कीम पे क्या कहती है दोस्तों? RBI का कहना है शॉर्ट टर्म में तो इकोनॉमी को बूस्ट मिलता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये राज्य के बजट पे बहुत ही असर डालता है। ओमेन कैश स्कीम जो बहुत से राज्यों में चल रही है, 2025-26 में इसमें 1,68,000 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है और देश में जितने भी राज्य सरकार जो इस तरह के कैश स्कीम और फ्री बीज चला रही है उसमें सालाना 4.5 लाख से 5 लाख करोड़ रुपए खर्च हो रहा है, जिसके कारण देश के इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ, लॉ एंड ऑर्डर जैसे डेवलपमेंट पे इसका बहुत ही गहरा असर पड़ रहा है। बहुत से स्टेट लगातार कर्ज में डूबते चले जा रहे हैं। कुछ राज्य का रेवेन्यू डेफिसिट भी बहुत हाई हो गया है। कैपिटल एक्सपेंडिचर कम होने लगा है। सरकार का नजरिया सिर्फ महिलाओं को टारगेट करने पे है, जिसके कारण सरकार रोजगार को उत्पन्न करने में कम ध्यान दे रही है। अगर सरकार ज्यादातर इसी तरह का योजना पे अपने पैसे खर्च करेगी तो उन राज्यों का इंफ्रास्ट्रक्चर धीरे धीरे वीक होने लगेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर अगर वीक हुआ तो वहां इंडस्ट्री आएंगे नहीं, जब इंडस्ट्री नहीं आएंगे तो वहां पे रोजगार भी जनरेट नहीं होगा। जिस भी राज्य में सरकार ये योजना ला रही है वो महिलाओं को डेवलपमेंट के बारे में सोच कर नहीं ला रही है, बस वो चुनाव जीतने के लिए ये इस तरह का योजना लाती है। सरकारें ज्यादातर ये योजना चुनाव से कुछ महीने पहले ही लाते हैं महिलाओं को टारगेट करने के लिए। इसका सबसे बड़ा ताजा उदाहरण है बिहार का, जहां पे चुनाव से कुछ महीने पहले सरकार ने महिलाओं के खाते में 10,000 रुपए डाले एक स्कीम के तहत, जिसका परिणाम ये हुआ कि एनडीए ने बिहार में बहुत ही बड़े मार्जिन से जीत दर्ज किया। महिलाओं को ही क्यों टारगेट किया जाता है? किसी भी राज्य में अप्रोक्स 50% वोटर महिला वोटर होती है और बहुत से राज्यों में तो पुरुषों से ज्यादा महिला वोटर हैं और पुरुष के तुलना में महिला ज्यादा वोट करती है, जिसके कारण सब पॉलिटिकल पार्टियां चाहती हैं महिला वोटर का टर्न हो, वो हमारे तरफ हो। महिला वोटर को खुश करना यानी आधा चुनाव जीतना। महिलाओं को सिर्फ टारगेट करना असली कारण सिर्फ वेलफेयर ही नहीं है, इसके पीछे पॉलिटिकल, साइकोलॉजिकल, सोशल डायनामिक और ग्राउंड रियलिटी की है। महिलाएं कम पोलराइजेशन वाली होती है, महिलाएं नोटा को अवॉइड करती है और वो इमोशनली कनेक्ट जल्दी महसूस करती हैं। पॉलिटिकल पार्टी को भी ऐसा वोटर चाहिए जो कंसिस्टेंट हो। महिलाओं को टारगेट करना मतलब गारंटी टर्नआउट प्लस स्टेबल वोटिंग बिहेवियर। मासिक किस्त मिलती है, उसमें महिला ज्यादातर खर्च अपने डेली लाइफ के ही खर्चे में करती है, जैसे राशन, फूड, एडुकेशन, अपने पर्सनल यूज, सिंगार, इस सब के लिए करती है, जिसके कारण जो भी पॉलिटिकल पार्टी उन्हें पैसे देते हैं उनसे वो इमोशनली कनेक्ट हो जाती हैं। महिलाएं पॉलिटिक्स में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं रखती हैं, वो सिर्फ वोट से पहले उनको अगर कोई अच्छे प्रत्याशी मिल जाए या उनके हक या उनके फेवर में ज्यादा बात करते हैं तो वो उनसे इमोशनली कनेक्ट होकर उन्हें वो वोट करती हैं। पॉलिटिशियन साइकोलॉजी जानते हैं, अगर हम महिलाओं को मदद करेंगे
तो वो मदद उनके डेली लाइफ में महसूस करेगी। इसीलिए यूसीटी अनकंडीशनली कैश ट्रांसफर स्कीम जैसे योजना महिलाओं पे तुरंत असर दिखाती है। इससे ये समझिए इंडिया में जो भी फ्यूचर इलेक्शन होने वाले हैं वो इलेक्शन अब वोमेन सेंट्रिक इलेक्शन होने वाले हैं। ज्यादातर पार्टियों का भरपूर कोशिश रहेगी कि महिला वोटर को अपने तरफ स्विंग करने का। कोई भी पार्टी दोस्तों अगर महिला वोटर को अपने तरफ कर लिए तो वो यानी आधा जंग जीत लिए। महिलाएं सबसे स्टेबल, सबसे इन्फ्लुएंशियल और सबसे इम्पैक्ट ड्राइवन वोटर होती है। इसलिए महिलाओं को टारगेट करना यानी चुनावी राजनीति का सबसे भरोसेमंद और सबसे पावरफुल हथियार है। और ये फॉर्मूला जो जिस पार्टी ने क्रैक कर लिया वो सरकार बना लिया। तो क्या महिलाओं को इस तरह हर महीने पैसे देना यानी जीत की 100% गारंटी है? नहीं दोस्तों, ये गारंटी 100% नहीं है। बहुत से स्टेट है जहां पे इस तरह के घोषणा करने के बावजूद भी वहां की सरकार बुरी तरह हार गई। सबसे पहला और बड़ा एग्जांपल लेते हैं दिल्ली का। आम आदमी की सरकार ने चुनाव से पहले घोषणा किया कि दिल्ली के सभी महिलाओं को 2100 रुपए हर महीने दिए जाएंगे। लेकिन ये घोषणा करने के बावजूद भी वहां पे आम आदमी की पार्टी बीजेपी से बुरी तरह हार गई। 2023 में चुनाव से पहले राजस्थान में कांग्रेस सरकार ने महिलाओं के लिए पेंशन स्कीम योजना, डायरेक्ट कैश ट्रांसफर योजना, गैस सब्सिडी जैसे योजना का घोषणा किया। लेकिन फिर भी 2023 में राजस्थान में कांग्रेस हार गई और वहां पे बीजेपी की सरकार बनी। तमिलनाडु में भी एआईडीएमके ने महिलाओं के लिए बहुत योजनाओं का घोषणा किया, लेकिन वहां भी ये दाव उनका नहीं चला और वहां पे सरकार बदल गई। दोस्तों हर राज्य में ये योजना काम नहीं करता। असल में चुनाव डिसाइड कैसे होते हैं? इस तरह योजना का असर तो पड़ता है लेकिन वहां पे बहुत से कंडीशन होते हैं, जैसे सरकार के प्रति एंटी इनकम्बेंसी ना हो, सरकार पे कोई गहरा करप्शन का केस ना हो, या फिर सरकार कोई ऐसा डिसीजन लिए हो जो वहां के लोगों को डायरेक्ट डेली लाइफ में इंपैक्ट किया हो, वहां पे कोई पॉपुलर सीएम और उस चुनाव में पार्टी के पास कोई पॉपुलर सीएम का फेस ना हो। ये सब फैक्टर भी राजनीतिक पार्टी को बहुत असर करती है चुनाव हारने या जीतने में। ये स्कीम काम कैसे करती है? लोगों के सरकार पर विश्वास हो, सरकार जो घोषणा कर रही हो वो लोगों पर विश्वास बनाए कि हम जीतने के बाद ये वादा फुलफिल करेंगे। करप्शन कम हो, सरकार किसी भी तरह बड़ी कंट्रोवर्सी में ना फंसा हो, कोई बड़ी लहर चुनाव को डोमिनेट ना कर रहा हो, जैसे आपने सुना होगा मोदी लहर या कास्ट या रिलीजन वाइज कोई लहर। और ये स्कीम कब फेल होती है? जब सीएम अनपॉपुलर हो, यूथ में गुस्सा हो, अनएम्प्लॉयमेंट की इशू हो, लॉ एंड ऑर्डर की समस्या खराब हो, सरकार कोई बड़ा स्कैंडल में फंस गया हो, या बहुत सा फैक्टर ये होता है कि जनता किसी भी हाल में सरकार बदलना चाहती है। तब वहां पे दोस्तों ये सब बड़ी बड़ी घोषणा भी काम नहीं आती है और सरकार हार जाती है। कैश बेनिफिट योजना एक फैक्टर है, कोई मैजिक नहीं। दोस्तों इसी तरह का और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।